खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। कुछ खबरें और फिर मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा भी अब क्या बानी PTI के लिए कोई मुस्बत तब्दीली चाहती है। एंटोनियो गुटेरेस जो मैंने उनका प्रोनाउंसिएशन देखा है, वैसे मुख्तलिफ अंदाज में बुलाया जाता है उनको, उनके जो एक स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि एक मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए। ये मुसलसल और तसलसल तीन चीज़ें देख चुके हैं। पहले हमने जो ऐवान ज़ेरी में देखा, कांग्रेस में देखा, उसके बाद और भी और आलमी तौर पर क्यों ये प्रेशर, क्या PTI लॉबिंग कर रही है। और 8 फरवरी के हवाले से एक और अमरीकी करारदाद की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है और इसके लिए भी लॉबिंग हो रही है। और PTI की रहनुमा पर इधर जो है ऐसे केसेस बनाए जा रहे हैं इवन पंजाब में कि जिनसे जिनके ज़रिए पाबंदी उन पर लगाई जा सकती है। और IPPs, ये इकॉनमी में भी हम बात करेंगे, IPPs जो हैं वो एप्टमा के मुताबिक 73% प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसके हवाले से और भी बहुत हमारे पास खबरें, हम बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की एक प्रेस रिलीज़ मैंने देखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि $45 बिलियन का पाकिस्तान की मैशत को नुकसान हुआ 10 साल में। आई थिंक दिस इज़ अगेन एन अंडरस्टेटमेंट। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे आसिफ इनाम साहब, बाद में चेयरमैन एप्टमा, उनसे बात करेंगे। मगर इस वक्त राइट नाउ हमारे साथ माहिर अमूर जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब हैं, साथ सैयद मोहम्मद अली हैं जो एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटजिक अफेयर पर गहरी निगाह रखते हैं। मैं अली भाई आपकी तरफ आता हूँ। ये एक इंटरनेशनल प्रेशर जो है, ये लॉबिंग का नतीजा है। PTI नेचुरली बहुत पॉपुलर है जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं, तो क्या कोई उनकी सोच और फिक्र जो है वो अपनी हुकूमतों को वहाँ पर मजबूर करने में कामयाब हो गए हैं कि भाई यहाँ ज़रा अपना रवैया बदलें, या इसे कैसे देखते हैं जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितनी पजीराई और फॉलोइंग PTI ने जो गैर दूर मुल्क से बाहर जो लोग मुकीम हैं, हमारी डायस्पोरा, उनमें बनाई है, ये एक हकीकत है। और दूसरी बात ये कि उसमें उन्होंने अपनी लॉबिंग के हवाले से बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। आप जानते हैं जिस तरह जुल्फी बुखारी साहब हैं और भी कई लोग हैं जो कि एक मुसलसल इस एफर्ट को, आपको याद होगा कि इनकी हुकूमत के दौरान भी जब सदर ट्रंप के जो दामाद थे जैरेड कुशनर, उनके साथ रवाबित इस्तवार करने की कोशिश की गई थी, तो उसमें जुल्फी बुखारी साहब का बड़ा अहम रोल था। और भी कई सरकर्दा लोग हैं PTI के जो बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि खान साहब और उनकी पार्टी को जो पावर सर्कल्स हैं उनमें ज़ाती तौर पे, ज़ाती हैसियत में उनकी कुर्बत में इजाफा किया जाए। और दूसरी बात ये भी, लेकिन अगर आप जानते हैं कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब अमेरिका में हुकूमत में आई तो उन्होंने किसी हद तक सख्त महरी का मुजाहरा किया। और आपको याद होगा कि खान साहब की पूरी हुकूमत के दौरान उनको ये दुख रहा कि जनाब बाइडेन साहब ने उनको एक मुबारकबाद का फ़ोन तक नहीं किया। तो और जो फ़ोन जाता था वो आप जानते हैं कि सदर बाजवा साहब को जाता था स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जानिब से, या पेंटागन के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं लॉयड ऑस्टिन, उनकी जानिब से। तो अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के रवाबित थे PTI के दौरे हुकूमत में भी, वो खान साहब के साथ इतने अच्छे नहीं थे। और फिर इसीलिए आपको याद होगा कि जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो उन्होंने अमेरिका के ऊपर एक साइफर कंट्रोवर्सी और मुदाखलत का बयानिया बनाया। आप फास्ट फॉरवर्ड, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प 2 वजह से है। एक तो ये कि PTI के जो एक्टिविस्ट हैं और डायस्पोरा के लोग हैं वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि अमेरिका ने बिलाखिर पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी है, जिसके बारे में वो 2 साल पहले तशवीश का इजहार कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि अब उनकी लॉबिंग जो है वो कुछ थिंक टैंक्स में और जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, जो वर्किंग ग्रुप है अक़वाम मुत्तहिदा का, उनकी इंगेजमेंट, और US कांग्रेस के जो मेंबरान हैं उनकी, जो खास तौर पे वो लोग जो कि डायस्पोरा से वोट तो आने वाले इलेक्शन में लेना चाहते हैं लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के सियासी निज़ाम, कानूनी निज़ाम से बिल्कुल नाबलद हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान पे एक तरह से बैनुल-अक़वामी दबाव डालने की ये कोशिश नजर आती है। अच्छा चीमा साहब,
पहला सवाल तो ये, मैं आज आपसे इलेक्शन पे भी मैंने बाद में बात ज़रूर करनी है जो मैं मेंशन नहीं कर सका, बरतानिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं, और लिबरल डेमोक्रेसी भी बात करूँगा, मगर चीमा साहब, कैन इट मेक एनी डिफरेंस फॉर पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट? और एक और करारदाद भी आ रही है, बहरहाल हम जानते हैं, हम दस्ते नगर हैं उनके, मगर आर दे वेरी सीरियस? क्योंकि इमरान खान साहब का जो झुकाव रशिया की तरफ था, या जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त जाके यूक्रेन की जंग में किया था, तो डू यू थिंक कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट विल रियली बी इंटरेस्टेड? क्योंकि जब मैं साजिद तारड़ साहब से बात कर रहा था, जो मशीर हैं रहे हैं साहब का ट्रंप साहब के, तो उन्होंने कहा था इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। आप क्या कैसे देखते हैं जनाब चीमा साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, ये बात सही है कि इससे फ़र्क तो नहीं पड़ता पाकिस्तान को, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि स्टेट डिपार्टमेंट के और हमारी हुकूमत के और पेंटागन के और GHQ के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। गो कि ये बात होनी चाहिए कि हमारे वज़ीर आज़म की भी अच्छी इंग्रेस होनी चाहिए अमेरिका में, लेकिन वो किसी वजह से नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जैक सुलिवन, वो पाकिस्तान को वो एक्सेस नहीं वाइट हाउस में दे रहे। सो हमारी स्टेट डिपार्टमेंट एंड डिफेंस डिपार्टमेंट तक ज़रूर एक्सेस बड़ी अच्छी मौजूद है, एक बात। सो आपको पता है डायकोटमी ऑफ पावर के तहत कांग्रेस जो है वो सेपरेटली ऑपरेट करती है, तो हमें कोई उससे असर नहीं पड़ता। लेकिन ये बात बड़ी परेशान कुन है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज अमेरिका जाती हैं जब भी कभी, तो वो अपने लिए तो लॉबिंग जरूर करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए लॉबिंग नहीं करती। हमारी पॉलिटिकल पार्टी से कांग्रेसमैन के साथ ताल्लुकात होते हैं, अक्सर आपको सुना होगा जी पाकिस्तानी गए हुए हैं वहाँ नाश्ते करने, और वो इन्होंने लॉबिंग फॉर्म्स रखी हैं, उनके जरिए पहुंचते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं लगी कि 75 साल से हमारे अमेरिका के साथ उतार चढ़ाव भी रहा है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के वहाँ पे कांग्रेसमैन से कोई ऐसे ताल्लुक ही नहीं है कि वो किसी को फोन कर सके, किसी से एंगेज कर सके, किसी से। ये बात भी ठीक है कि आप किसी कांग्रेसमैन को $5-10 हज़ार दें तो जो मर्जी उससे करा लें, वो अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन अमूमन पाकिस्तान की पैसे किस नाम पे दिए जाते हैं? ये पर्सनल, उनकी पर्सनल जेब में जाते हैं या वो कोई अपने थिंक टैंक के नाम पे लेते हैं? सर, वो मेरा इनका जो तरीकाकार ज्यादातर यही होता है कि ये अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए पैसा लेते हैं, ठीक है। ये वो थिंक टैंक ये उन चीजों के लिए नहीं लेते, पॉलिटिकल कैंपेन उसके लिए ये जो चेक उसके बोलते हैं राइट चेक लिखना जो है वहाँ एक नॉर्मल चीज है, लोग डोनेशंस दे सकते हैं वहां पे, सो वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। द पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस और पाकिस्तानी पार्लियामेंट के दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं है। सो ये जो इंस्टीट्यूशनल ताल्लुक ना होना और इंडिविजुअल बेसिस पे ताल्लुक होना, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। मैं समझता हूं कि हमें फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जितने अमेरिका पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस की ये ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान के बारे होना अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि जब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने, एग्जीक्यूटिव ब्रांच ने कोई बड़ा पैकेज का ऐलान करवाना हो तो तब उनको कांग्रेस की मदद लेनी है। आपको याद होगा कैरी लोगर बिल के लिए वहां पे 2 कांग्रेसमैन थे जिन्होंने ये बिल पास करवाया, और उसमें अमेरिकी गवर्नमेंट चाहती थी और कांग्रेस ने बिल पास किया। सो अभी जो ग्रांट्स पाकिस्तान को आ रही हैं या पैसे आ रहे हैं, वो तो स्टेट डिपार्टमेंट के अपने जो है वो खुद दे रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन कांग्रेस में एक्सेस ना होना पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ ये हमारी सियासत की भी, हमारी डिप्लोमेसी की भी, और ऐसे पाकिस्तानी भी ये हमारी कमजोरियां मौजूद हैं। हमारे सियासतदानों को अच्छे ताल्लुक, खासतौर पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज PMLN एंड पीपल्स पार्टी, जो पुरानी 50-50 साल हो गए इन सियासी जमातों के, इनके तो कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए वहां पे कांग्रेसमैन के साथ, ताकि कल को जब इनको मौका मिलता पावर में आते हैं तो ये अपने किसी असर वसूख इस्तेमाल कर सकें या अपना वर्जन ही दिला सकें। मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी परेशान कुन है अगर सियासी अंदाज से देखा जाए। अच्छा, ये कल प्यूटन से मिले हैं अली भाई, वो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, और कोई बार्टर की बात हो रही है, तो लेकिन इमरान खान को बड़ा अनफेवरेबली देखा गया था जब उन्होंने प्यूटन से, क्या कोइंसिडेंस था कि उसी दिन वो जंग का आगाज़ हो गया, और अभी भी जो है आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है कि जी कोऑपरेशन पाकिस्तान अंदर अंदर कर रहा है यूक्रेन के हवाले से, मैं इशारों में ही बात करूंगा, तो ये क्या इधर भी हम कोई जो ये दूसरा ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, इसमें भी हमारी कोई जो है इनग्रेस होगी या इन रोड्स बना रहे हैं हम? अली साहब, बहुत अहम सवाल किया आपने। लेकिन 3 पहलू हैं इसके जो मैं बताना चाहूँगा आपके सामने। पहली बात ये है कि इस वक्त एक खुशाइन बात यह है कि जो मौजूदा पाकिस्तान की हुकूमत है, तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद खारजा पॉलिसी के हवाले से उनका एक बड़ा मोहतात और जिम्मेदाराना रवैया है, और ये तर्ज अमल PTI के दौर से बड़ा मुख्तलिफ है, जिसमें एक जानिब जो है
जिस दिन रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था, आपके वज़ीर-ए-आज़म पहुंच गए वहां पे, और दूसरी जानिब अमेरिका को साइफर के हवाले से मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा था और मुदाखलत के हवाले से कंडेम किया जा रहा था, और आज 2 साल के बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है कि थैंक यू अमेरिका फॉर इंटरफेयरिंग इन अवर पॉलिटिक्स। ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। लेकिन हकीकत ये है इस वक्त कि जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चीन और रूस, उन सब से बायलैटरल लेवल पे, दो तरफा सतह पे पाकिस्तान की कोशिश है कि माशी, तिजारती, टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल ताल्लुकात को आगे बढ़ाया जाए और किसी बड़े स्ट्रेटेजिक अलायंस का हिस्सा ना बना जाए जिसमें हमारे ऊपर प्रेशर भी काफ़ी आए और जो उसका मुताहरिफ ब्लॉक है उसकी जानिब से तशवीश का भी इजाफा हो। इसलिए आपको याद होगा अली भाई, मैं एक और डायमेंशन में आपकी तरफ आता हूँ, फिर चीमा साहब आपकी तरफ भी आऊँगा। ये फरमाएं कि सारे अपने अपने मफाद में काम कर रहे हैं। इंडिया जो है वहाँ से तेल भी ले रहा है, ईरान के साथ भी वो डील कर रहा है, चाइना के साथ भी अपने मफाद में वो करता है। हम क्यों बच्चा जमूरा सा बन के बैठे हुए हैं? अली भाई, कभी कभी बड़ा दिल दुखता है इस बात पे। क्या क्या वीकनेस है हमारी इस रूलिंग एलीट में? जी बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि हमें ये जज्बाती और गैर हकीकत पसंदाना जो तवक्कुआत हैं बड़ी ताकतों से, उनसे निकलना चाहिए और दो तरफा सतह पे जो पाकिस्तान के कौमी मफादात हैं, नेशनल इंटरेस्ट में, वी शुड बी डिमांडिंग एंड वी शुड बी गुड नेगोशिएटर्स, वी शुड बी टफ नेगोशिएटर्स। मैं समझता हूँ और हमें बैलेंस भी रखना चाहिए। देखिए, चीन जो है हमारे मुल्क में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, ये हमारा मफाद है। रूस से हम सस्ती तवानाई की कोशिश कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका हमारी सबसे बड़ी तिजारती मंडी है। तो बुनियादी नुक्ता जो समझने का है इस वक्त वो ये है कि कोई एक बड़ी ताकत पाकिस्तान की सलामती के, मईशत के कोई तमाम चैलेंजेस यकतरफा तौर पे मुकम्मल हमारी मदद करने या उसमें हल में मदद देने के काबिल भी नहीं है और हमें इसकी तवक्को भी नहीं करनी चाहिए। अमेरिका के साथ हमें ताल्लुकात इसलिए अच्छे रखने चाहिए क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी तिजारती मंडी है। अगर हमने मईशत को ठीक करना है तो हमने अपनी एक्सपोर्ट मार्केट को भी डेवलप करना है। उनका असर रसूख IMF वर्ल्ड बैंक पे भी है, वो भी मैटर करता है। दूसरी तरफ चीन से हमने अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवानी है। रूस से हम सिर्फ हकीकत पसंदाना अंदाज में एनर्जी या कोई थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट मार्केट की बात कर सकते हैं। इससे ज्यादा ये तवक्को करना कि कोई बड़ी ताकत आके हमारे सारे मसाइल हल कर देगी, ये गैर हकीकत पसंदाना। आप ये कह रहे हैं कि हमारी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अच्छा चीमा साहब, एक और डायमेंशन है, मैं आप जरा थोड़ा और मिशेल ओबामा को लाया जा रहा है क्योंकि ट्रंप हाथ काबू नहीं आ रहा उनके, ये किस हद तक वो उसको कर सकेगी? और दूसरी बात मैं एक और एंगल से आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि ये एंगल मेरा बड़ा स्पेशल है, वो ये कि ये जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसका जो हम अभी मैं राइटर देख रहा था जो एजेंसी है कि, और BBC की खबर सुनाता हूँ आपको, हालत क्या हो गई कि हर 6 मिनट बाद एक जो मोबाइल है वो बरतानिया में चोरी होता है, शार्प लिफ्टिंग हो रही है, पार्टियों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रही जिस तरह पाकिस्तान में कोई राइट नहीं, कोई लेफ्ट नहीं, कोई लेबर नहीं, कंजर्वेटिव, एक ही पॉलिसीज हैं। तो डू यू थिंक कि लिबरल डेमोक्रेसी इज आल्सो डाइंग? ये दो मेरे पहलू हैं, मिशेल ओबामा और ये जो स्टेट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी और इसके जो फेलियर्स हैं और इसके खिलाफ बार बार जो तहरीकें उठ रही हैं आलमी तौर पर। चीमा साहब जी देखिए, ये जो मिशेल ओबामा वाला ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अभी तो कैमला हैरिस की भी नाम आ रहा है कि शायद उसका नाम आ जाए। अभी वो न्यूसॉम एक हैं, गवर्नर हैं कैलिफोर्निया के, उनका भी नाम आ रहा है और कुछ लोगों का भी नाम आ रहा है। सो मिशेल ओबामा इसका इसलिए नाम आ रहा है काजी साहब क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो बाइडेन की ये जो 3rd टर्म है ये बेसिकली ओबामा ने चलाई है। तो ये बाइडेन की 1st टर्म जो है ये ओबामा की 3rd टर्म समझी जा रही है। तो शायद इसलिए कहा जा रहा है कि ओबामा साहब का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो अपनी बेगम को ले आएंगे। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। गो के अभी कल न्यूयॉर्क टाइम्स भी ये कह रही थी कि बाइडेन अपनी जो इन पर्सन कमरे में ऑफिस में बैठ के तो ये कह रहे हैं कि रन करना मुश्किल है, लेकिन अभी पब्लिक में वो यही कह रहे हैं कि वो रन करेंगे। सो एक इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जाहिर बात है बाइडेन के लिए सवाल खड़े हो गए हैं और डिस्कशन कहीं और कुछ और होनी थी, लेकिन डिस्कशन वुड सेल्फ बाइडेन पे आकर रुक गई है। एनी हाउ दिस इज वन पॉइंट। सेकंड, जो आपने जो लिबरल डेमोक्रेसी की बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिबरल डेमोक्रेसी का। पर्टिकुलरली आप देखें कि अमेरिका के अंदर जो फॉर एग्जांपल जो 2020 में जो चीज़ें सामने आई, जो ट्रंप साहब ने करने की कोशिश की,
और आप देखें कि किस तरह वो प्रोटेक्शनिज्म की बातें करते हैं, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बातें करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल ट्रंप साहब ये बात करते हैं जी कि जो यूरोपियन ममालिक 2% अपनी जीडीपी का नहीं देंगे नेटो का, हम उनको डिफेंड नहीं करेंगे, तो यूरोप के अंदर ही ये बातें हैं। इवन के थोड़े अर्सा पहले फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन एक यूनिवर्सिटी में खिताब कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यूरोप कैन डाई, यूरोप खत्म हो सकता है अगर हम अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते रहे, और हम ये जो पुराने ट्रांस अटलांटिक अलायंस है और डिपेंड करते रहे ग्रेट पार्ट्स के ऊपर। ये फिर बरतानिया की जो आपने मिसाल दी है, वहाँ पे लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टी की वहाँ पे ये जो चीज़ें चल रही हैं। और फिर आपने देखा कि इस दफ़ा जो मुस्लिम वोट है, ख़ास तौर पे जो गजा में जंग हुई है, उसके बाद जितनी भी लिबरल डेमोक्रेसी थी, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज थी, उनको प्रेशराइज हुई हैं अपने ही वोटर सपोर्टर से, बिकॉज उन्होंने अपने लोगों को बताया हुआ था कि हम लिबरल डेमोक्रेसी हैं, हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करते हैं, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करते हैं। तो जो गजा में हुआ है, ना वो ह्यूमन राइट्स है, ना रूल्स बेस्ड ऑर्डर है। अच्छा, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। चीमा साहब, आपने बड़ी वजाहत कर दी और बड़ा क्लैरिटी से बताया, मैं दोनों पहलू आपने। अली साहब, मैं एक और अहम बात, अब मैं लोकल बात करता हूँ, क्या क्विकली बताइएगा कि क्या अगर पाबंदियां लगती हैं या खान साहब पर आर्टिकल 6 लगाई जाती है तो इंटरनेशनल क्या हमारा रिएक्शन आएगा? क्या ये इस बारे में आपकी क्या राय है कि या वो नॉन शैलेंट रहेंगे, इनडिफरेंट रहेंगे? देखिए, 2 पॉइंट्स हैं। पहले मैं क्विकली ऐड कर दूं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिबरल डेमोक्रेसी के हवाले से, आपकी इजाजत से। वो ये है कि देखिए जी, लिबरल डेमोक्रेसी की जो सबसे बड़ी कोर वैल्यू और सेंट्रल पिलर होता है ना, वो फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है। और आपको याद होगा कि जब अमेरिकी बैंक्स कोलैप्स कर रहे थे तो वहां की हुकूमत ने भी इसी तरह उनको बेल आउट किया था। फिर आप देखें चाइना के खिलाफ जो एक्स्ट्रा टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, ट्रेड बैरियर्स लगाए जा रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि इस वक्त आइडियली जो लिबरल डेमोक्रेसी है या फ्री मार्केट इकोनॉमी है, वो दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपने चैप्टर 6 की बात की या चैप्टर 7 की बात की, इस तरह की कोई बात मैं समझता हूँ, मैं कोई इम्कान नहीं देख रहा। उसके 2 सबूत मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि अभी हाल ही में आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशों से दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा का नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए मुंतखब हुआ है, जिसमें तकरीबन 180 से ज्यादा ममालिक ने पाकिस्तान को वोट दिया है और सिर्फ 3 ममालिक ने इसकी मुखालफत की है। तो ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सिर्फ इनफरादी सतह पे नहीं बल्कि आलमी अमन और सलामती और तरक्की के लिए पूरी दुनिया की तमाम ममालिक कमोबेश 99% वो पाकिस्तान पे भरोसा करते हैं, एतमाद करते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान आलमी अमन और सलामती तरक्की के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ये बात करना कि जी पाकिस्तान को कोई टेंशन लग जाएगी, ये बिल्कुल गैर हकीकत पसंद। मैं यही सवाल चीमा साहब आपकी तरफ लेके आता हूँ कि इमरान खान पर अगर कोई एक्सट्रीम मेजर्स ली जाती हैं जिसका इशारा सरकार दे रही है, तो क्या इंटरनेशनल रिएक्शन क्या होगा? चीमा साहब क्विकली प्लीज। देखिए, क्या इंटरनेशनल रिएक्शन होगा? ये पाकिस्तान का पहली बात है इंटरनल मसला है, पॉलिटिकल इशू है, लीगल इशू है। अब आप देखें कि अमेरिका के अंदर जो 6 जनवरी 2020 में जो हुआ, तो उस पर जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है, तो वो एक अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम, उसको एक इंटरनल मैटर है। लोगों ने कहा कि जी अमेरिका के अंदर आज तक इस तरह के ऑप्टिक्स नहीं हुए कि लोगों ने कांग्रेस पे हमला कर दिया हो और लोग कांग्रेस में जाके स्पीकर की चेयर पे बैठ गए हों और वहां पे तस्वीरें बना रहे हो। तो ये जो चीजें होती हैं, ये दुनिया में ये जो राइज ऑफ पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिशियन सामने आते हैं, तो उसके फिर कोई आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। और वो फिर जो जिस तरह मुआशरे को चलाने की कोशिश करते हैं, वो कोई जिसे कहते हैं ना, कोई कानून के मुताबिक नहीं, वो समझते हैं कि हम डेमोक्रेट भी हैं, लेकिन अवाम को कहते हैं कि सड़कों पे आओ और बदतमीजी करो और तूफान बदतमीजी हो और कानून को हाथ में ले लो। तो पाकिस्तान में भी वो हुआ, सो उसमें कानून अपना रास्ता दे रहा है। और छोटी सी इंट्रोडक्शन, एक ब्रेक की तरफ जाना है, मगर मैं जब बहुत शुक्रिया, वक्त कम था, हालांकि इंटरेस्टिंग डिस्कशन और बहुत ही वैल्यूएबल आपका जो वो कंट्रीब्यूशन था। मगर ये बात तो हम करेंगे इस ब्रेक के बाद कि ठीक है, लॉ किसी को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, मगर वो कौन से हालात होते हैं कि जो श्रीलंका में जो है प्राइम मिनिस्टर साहब और सदर साहब को दौड़ लगानी पड़ जाती है, कीनिया में जो है वो पार्लियामान पर चढ़ दौड़ते हैं और वहाँ जाने बचानी पड़ती है उनको, क्यों ऐसे हालात पैदा होते हैं? अगला सेगमेंट हमारा मैशत के हवाले से होगा, IPPs के हवाले से होगा। हमारे साथ चेयरमैन एप्टमा जनाब आसिफ इनाम साहब होंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर यूँ लगता है कि ये दुख दर्द, चाहे वो उमरा हों, चाहे वो सरमायादार हों और चाहे आम लोग हों, उनको एक ही कटहरे में खड़ा कर दिया है इन IPPs ने। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ हैं आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन एप्टमा। हुजूर, कल यानी अब मैं देख रहा हूँ जैसे कहते हैं ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज। पिछली दफ़ा मेरे साथ लाहौर चैम्बर के थे हेड जनाब काशिफ साहब। ये इन पैसों से, इस बिजली के इस रेट से क्या हम तसव्वुर भी कर सकते हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं और इवन क्या इंडस्ट्री चला सकते हैं? आसिफ इनाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जनाब। इन रेटों पे काम पॉसिबल नहीं है, और अगर आप हकीकत में देखें तो पाकिस्तान की तकरीबन 92 से ही पॉलिसी आई है ये IPPs की। इसके बाद से आपका इंडस्ट्री का शेयर जो है वो घटते घटते अब 13% ऑफ GDP रह गया, और उसका मेरे ख्याल में जो कंट्रीब्यूशन टैक्स का है वो 50% से ऊपर है। तो हुआ ये है कि IPP आते गए, इनको हर किस्म के टैक्सों से छूट है, इनकम टैक्स माफ, ये तमाम। और फिर आपको पता है कि किस तरीके से ये लगे और इन्होंने क्या क्या किया है, वो तो ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज़। अब मसला कॉम्प्लिकेट ये हुआ है कि ये 25,000 का हमारा टोटल सिस्टम है, और जो लग गए हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 50,000 लग गए थे। अब उसमें से तकरीबन 4-5 हज़ार जिनको गवर्नमेंट ने रिटायर किए हैं, तो तकरीबन 40-43 हज़ार की इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट है, जो चलें या ना चलें हमें दें। उसके अलावा तकरीबन 16-17 हज़ार मुख्तलिफ किस्म के जो है वो पाइपलाइन में। एक्चुअली मुल्क की तरक्की के लिए तो ये होना था कि PSDP से हमारे डैम बनते, जो 1 रुपए की बिजली देते, सारा मुल्क खुशहाल होता। बहरहाल अब एनीवे डन इज़ डन। अब तो हमने सिर्फ ये आवाज़ लगाई है कि भाई इनको रीनेगोशिएट करें, इसके अलावा आम आदमी भी पिस जाएगा, हर आदमी पिस जाएगा। अब इसके लिए हुकूमत ने क्या रास्ता निकालना है? जी जी, अच्छा, मैं आपकी एक रिपोर्ट को रिफ़र कर रहा हूँ। ये ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की ही रिपोर्ट है, जिसमें आपने बताया है कि IPPs का जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो 73% मुनाफा कमा रहे हैं। ये तय हुआ था 1993 में, 18 से 20% हुआ। बुनियादी चीज़ आप क्या समझते हैं कि ये पहले दिन से ही, जिस तरह 93 का आपने जिक्र किया कि इनपुट भी हम दें, उसके बाद पुराने ये पुराने लगे, नए IPPs भी नहीं लगे, अब ये 18 से अब 73% पे आ गया है। तो आप क्या समझते हैं इस तरह? तो इसमें तो वन ऑफ द मेन रीजन ये है कि जो इन्होंने फ्यूल कंजम्पशंस वगैरह लिखवाई थी वो गलत थी। कि अगर फ्यूल 180 है, इन्होंने लिखवाया कि 240 है, तो अब लगा तो 180, तो अब वो 180 में से कितना लगा है कितना नहीं लगा, तो वो इस 70% रिटर्न में रिफ्लेक्ट हुआ। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, मैं इस लेवल पे मेरा काम तो नहीं है कि ये कहना। इसमें आप देख लें, मोहम्मद अली साहब जो मिनिस्टर रहे हैं हमारे, साबिक अभी केयर टेकर भी थे, उनकी रिपोर्ट भी पूरी शाया हुई है। फिर एक हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट पड़ी है, तो उसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो उसके लिए हमें तो कुछ नहीं कहना, लेकिन ये तो सिर्फ ये फरियाद करते हैं। कल आसिफ साहब, कल मैंने एक रिपोर्ट, हमारे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद से, उन्होंने मुझे एक फिगर दी कि 40,000 जो लूम्स थी वो कबाड़ में बिक गई हैं। यानी ये हमारी इंडस्ट्री। तो क्या एक तरफ मैं ज़रा थोड़ा बात को बढ़ाता हूँ कि हमने स्टील मिल को तबाह कर दिया, हालांकि वो बैकबोन होती है और आज भी उसको मित्तल चलाने को तैयार है, रूस उसको दोबारा चलाने को तैयार है, मगर वो कबाड़ में, मैं उसे प्राइवेटाइजेशन की कुर्की कहता हूँ। तो क्या फ्रॉम द डे वन ये बड़ी डेट्रीमेंटल पॉलिसीज़ नहीं थी, एंटी इन्वेस्टमेंट, एंटी इंडस्ट्री, ये पॉलिसीज़ नहीं थी जो हमने 20-30 साल से परसू की? आसिफ साहब देखिए, जैसे जिस्म में पैरासाइट आ जाता है ना, तो पैरासाइट होता है वो कीड़ा जो आप पे पलता है, या अमर बेल चढ़ जाती है दरख्त पे, तो एक स्टेज तक तो सस्टेनेबिलिटी रहती है कि ठीक है आपका खून चूस के चल रहा है। एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसके बाद जब इतने ज़्यादा आपके ब्लड शक्कर्स आ जाएं तो बंदा मर जाता है। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि जब तक 2-4 थे, आपके पास डैम भी थे, आपके डैम की बिजली आती थी, कुछ आपने उसकी कैपेसिटीज़ बढ़ाई, तो सस्ती बिजली और महंगी बिजली का एक तवाज़ुन होकर जो लीकेज फैक्टर था वो बेरेबल था। ये जो एकदम 30-1,000 मेगावाट जो आया ना, तो इसने तो तबाही ढा दी, और ये इसमें से अब मेजर कैपेसिटी पे भी चले गए। तो ये सब इसमें से 8-9 सेंट से कम कोई है नहीं। सिर्फ मेरे ख्याल में कोई पिछले 3-4 साल पहले लगे हैं, वो कोई 4.5 सेंट के, उनसे टेक ऑफ नहीं ले रहे। अच्छा, तो इस तरीके की अगर चीज़ें इसके अंदर तो वो 4.5 सेंट के मौजूद हैं। फिर आप चलिए, ये बहुत अच्छी IPPs हैं, हमने IPP की एक पॉलिसी ले ली लेने की,
तो फिर ऐसा करें ना कि जो लोग ये जिनके आईपीपीज हैं उनको पहली प्रायोरिटी दे दें, महंगे वाले आईपीपीज की बिजली उन्हें दे दें, उनके और भी तो चीज़ें हैं उनके पास। हमारे यहाँ मकसद ये रहा है कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है ना, उसने भी बहुत मतलब गुमराह किया है। मैं खुद 18 सेंट की बिजली बेचना चाहता हूँ, मुझे गुमराह इस तरह किया कि मैं 18 सेंट की बिजली बेच रहा हूँ, गैस मुझे 4 सेंट वाली दे दें, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं बांग्लादेश चला जाऊंगा। तो बांग्लादेश आईपीपी भी ले जाते ना। अच्छा, हम लोग खुद भी आप तो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, ये 2-3 खबरें थी, कंफर्म नहीं हुई, शायद आपके इल्म में हो, और मैं इसको इस तरह गैर जिम्मेदारी से नहीं कहना चाहता, कि एक खबर छपी बाकायदा एक अखबार में, अंग्रेज़ी का अखबार है जो ज़्यादातर इसमें इंडस्ट्रीज़ की खबरें छापता है, कि जी जो हमारी इंडस्ट्री है वो शायद पहले बताते थे जी उधर जा रही है, बांग्लादेश या चली गई है, अब अफ़गानिस्तान जो है वो वहाँ जाना चाहते हैं, 64 अफ़गानी का $1 है। तो क्या इस तरह की कुछ सोच है या ये फॉल्स न्यूज़ है आसिफ साहब? नहीं, ये तो देखिए एक नेचुरल फैक्टर है, हर एक मुल्क जो है वो तरक्की करता है। अब आप देखें कि जब अफगानिस्तान से यहाँ कॉटन आनी शुरू हुई, पहले वहाँ कॉटन होती ही नहीं थी, उन्होंने अपने ख्याल में 6-7 लाख बेल तक उनकी पैदावार पहुँच गई है। तो कॉटन आती है तो क्वारंटीन हर वक्त उनके साथ मसले मसाइल रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे उसमें कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम भी है, मैं ये नहीं कहता, तो उसको हल होने से आसान धागा आसान है। तो पाकिस्तान में अब आप देखें कि 15,000 टन तो बाहर से धागा आने लगा कि पर मंथ, जो तकरीबन ऑलमोस्ट बियरली 1,000-2,000 रह गया था। 500% ग्रोथ आई है 5 महीने में, क्योंकि जब आपके बिजली का रेट ही दुनिया से 3-4 गुना ज्यादा होगा तो दुनिया का माल कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, और ये तकरीबन हर चीज में ही रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, ये खबर ठीक है आसिफ साहब के यहाँ से इंडस्ट्री, आप तो क्योंकि इस कम्युनिटी में है कि लोग जो है दे आर थिंकिंग अबाउट डिफरेंट। जी इंडस्ट्री ऐसा कोई नहीं होता। देखिए, जो इंडस्ट्री बेचारा बंद कर रहा होता है ना, वो तो खुद ज़बूए हाल हो चुका होता है। आमतौर पे सिवाय चंद मल्टीपल फैमिलीज के जिनके बहुत सारे काम हैं, उनके अलावा जो बंदा मिल बंद करता है तो वो तो ज़बूए हाल होकर बंद करता है, अपना सब कुछ लगा के बंद करता है। आमतौर पे फिर ये दूसरे वहाँ के इन्वेस्टर और कबाड़िए वगैरह आके ये सारी मशीनें कम दामों में लेके चले जाते हैं। वो सेकेंड हैंड मशीन, वहाँ वही चीज़ जो यहाँ बंद होती है वो दूसरी जगह लग जाती है। एज सच यहाँ से जरूरी नहीं है कोई यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से कबाड़ के भाव बिकती हैं और दूसरे मुल्कों में जहाँ पर रेट्स कम हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, फिर वहाँ जाके लोग अपना कारोबार करते हैं, और इस तरह हो रहा है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, ये तो एक है। हम भी अच्छे टाइम में हम लोग भी लेके आए दूसरी जगह से, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा कोई खुदा न खास्ता बुरा वक्त तो नहीं रहा। अच्छे टाइम में हम बहुत सेकेंड हैंड मशीनरी पाकिस्तान में इम्पोर्ट भी हुई है, मगर अब अनफॉर्चुनेटली अब जा ज्यादा रही है, आ कम रही है। बिजनेस रिकॉर्डर में मैं देख रहा था हमारी इंडस्ट्री, देखिए टर्फ की जो स्कीम आई थी ना, उसके बाद पाकिस्तान में तकरीबन 30 से 40% कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हुई है। तो हमने 22 में $19.5 बिलियन की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से एक्सपोर्ट अचीव कर ली थी। तो इस साल का तो टारगेट टेक्निकली तो 26 बिलियन सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट का होना था। जो सारा ये बिजली के चक्कर में जो है वो हो गया कि जी बिजली एकदम जो है वो 17 रुपए की या 20 रुपए की जो है वो अनबेरेबल हो गई। यानी अब हुकूमत ने हालांकि जो क्रॉस सब्सिडी खत्म की है, उसके बाद भी जाके 42 रुपए की 43 रुपए की पड़ेगी, जो खिते में महंगी तरीन से भी मेरे ख्याल में डबल है, महंगी तरीन से भी डबल। अच्छा, आपने शुरू में बड़ी दिलचस्प मिसाल दी आसिफ इनाम साहब, पैरासाइट्स की मिसाल दी। एक मैं इसमें चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो बड़ी कारोबारी ख़ानदान हैं वही हमारे इक़्तिदार में भी तकरीबन वही रहते हैं। तो क्या ये नेक्सस भी कहीं ना कहीं इस बर्बादी में इस फैक्टर को समझते हैं आप? देखिए, ये तो ह्यूमन नेचर की बात होती है कि किसकी कैसी नेचर हो। कई लोग होते हैं कि जो ज़रा जिनकी नैरो नेचर होती है, तो वो ये चाहते हैं कि जी छोटा आदमी नहीं बड़ा पड़े। जैसे फिरौन सोचता था ना कि जी ये कोई बच्चा पैदा होगा, ये मुझे मारेगा, तो वो उनका ये होता है कि क्रॉपिंग ही होती रहे, कोई खड़ा ही नहीं हो। तो वो नेचर के अगर लोग आपको एडवाइजर बन जाएंगे तो डेफिनेटली आपको, आप देखें कि मैं तकरीबन 8-10 साल 15 साल हो गए अब ऑलमोस्ट आपकी एसएमई की अगेंस्ट ही पॉलिसी बनी हुई है। हर जगह जो है वो एसएमई जो है वो 8 से 9% डिसएडवांटेज पे है। अब एसएमई है जो नई मार्केट खोलता है, एसएमई है जो जाके पोलैंड में जाके माल बेचाएगा, जो रोमानिया में माल बेचाएगा, मगर जो लार्ज हैं उनकी मार्केट ही बिल्कुल अलग है। फिर भी ऐसी पॉलिसी बनना कि जिससे एसएमई फरोग ना पाए, वो बहुत तशवीशनाक है। और
इससे एंटरप्रेन्योरशिप भी ख़त्म हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्सिटी ऑफ मार्केट भी ख़त्म हो रही है। आप देखिए कि आज से कोई अगर आप 20 साल पहले 2007 में चले जाएं तो पाकिस्तान अगर 80 मुल्कों को माल बेचता था तो आज शायद 20 रह गए। तो हमने न सिर्फ वैल्यू, डाइवर्सिटी, हर चीज़ में जो है वो नुकसान उठाया। मगर इनाम साहब की इस तरह आप कह रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है कि हम जो है वो बेल्ट टाइटनिंग कर रहे हैं, ऑलरेडी सैलरीड क्लास पे टैक्स लगा दिया, जो टैक्स पहले से दे रहे हैं उन पर बोझ डाल दिया, तो और कर्जे का जो पहाड़ है वो हम देख रहे हैं कि वो बन गया है, और जो हमारी प्राइवेटाइजेशन थी इट टोटली फेल्ड। बल्कि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 100 के करीब जो इंडस्ट्री बिकी यहाँ पर, उनमें से 90% पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई। तो ये तो सारे का सारा जो मॉडल था ये तो इट इज टूट रहा है, क्रैश कर रहा है। जी ये खैर एप्टोमा का स्टांस तो मैं नहीं कहूँगा, ये मेरा पर्सनल स्टांस है। मैं समझता हूँ कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है वहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेट सेक्टर कर नहीं सकता, तो वो पब्लिक को करना पड़ता है। और अगर आप पाकिस्तान की देखें तो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल ये जो आप कहते हैं कि पब्लिक को करना, पब्लिक सेक्टर कैसे और किन ऐसे इक़दाम करे या उन कहाँ अपनी मुदाखलत करे जो आपको जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को उठा सकती है? देखिए इस वक्त तो ये पोजीशन है ना कि चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो। मैंने आपको तो प्राइवेट की मिसाल दे दी कि जी जहाँ हम प्राइवेट भी हैं वहाँ भी IPP मॉडल हो गया, जहाँ हम पब्लिक हैं वहाँ भी मतलब प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तो हमें मतलब एज अ बहुत बड़ी इस तरीके से प्रॉब्लम है, एज अ सोसाइटी भी सोचना पड़ेगा कि जी अब हम हाउ वी वांट टू गो फॉरवर्ड। बहुत शुक्रिया आसिफ इनाम साहब, बड़ी तशवीशनाक सूरत अहवाल है। और अगर मैं अमूमी तौर पर आज इसको हम इसकी एक नज़र देखें तो 2-3 खबरें और मैं आपसे शेयर करता हूँ। आज खबर आई कि जी PIA हम बेचने के लिए तो तैयार है, मगर EU ने जो पाबंदियाँ लगा रखी हैं इसकी वजह से हम बेच नहीं सकते। पहले तो ये बताएं कि ये नौबत पहुँची कैसे। पहले हमने इंतहाई कीमती रूट्स जिसकी वजह से प्रॉफिट कमाती थी PIA वो हमने बेच दिए। पहले हमने ये इंतज़ाम किया कि इसको बैंकरप्ट करें, और बैंकरप्ट करके इसको प्राइवेटाइजेशन नहीं कहते, इसको कुर्की कहते हैं। और अब दोबारा जो कुर्की, सबसे बड़ी कुर्की हो रही है, वो किसकी हो रही है? वो स्टील मिल की हो रही है। मैं ममरेज़ खान साहब का नाम लेता हूं, जो कि कभी TV पे भी हम उनको बुलाएंगे, जो इंडिपेंडेंट जो स्टेक होल्डर्स ग्रुप है, उन्होंने दोनों का कई कायमा कमेटियों में जाके कहा है कि ये हमें दे दें, हम 100 बिलियन का आपको प्रॉफिट देंगे। आखिरी प्रॉफिट 2005 में गालबन जो जनरल साहब थे, हमारे मेरे ग्राई भी हैं, उन्होंने इसका प्रॉफिट 8 बिलियन का प्रॉफिट पोस्ट किया था। PTC जो हमने बेचा, इसका आखिरी जो प्रॉफिट था वो 39 बिलियन रुपीस का था। और ये हमारा फ़ख्र था ये इदारा, क्योंकि हम पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में हम लोगों को बता रहे थे कि टेलीफोन किस बला का नाम है। और आज क्या हो रहा है कि उसके जो असासे और जो पुरानी तारें हैं वो बेच के जो है वो, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि वहाँ कितना इंटरनल क्राइसिस है। और वो अब हमसे $1 बिलियन उन्होंने हमें देना है, उसके बदले में वो तमाम जो कीमती प्रॉपर्टी है वो भी हमसे मांग रहे हैं, 26% जो हमने उसके शेयर बेचे थे। और उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा था कि जी हम मज़दूर को मालिक बना रहे हैं, यानी शेयर का एक पीस ऑफ पेपर जिसकी कीमत कभी कहीं किसी वक्त गिर सकती है। तो उसके और फिर उसके 2000 एकड़ ज़मीन है, उसकी जेटी अपनी है, उसका बिजली घर अपना है, और वो आज भी चल सकती है। ये कैसे बर्बाद हुई? मैं ये इश्तिहार छपे थे कि जो मकामी स्टील इंपोर्टर थे उन्होंने उस वक्त हुकूमत पर प्रीवेल करके, जैसे आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं कि ये जो जोंकें लगी हुई हैं, इन्होंने टैरिफ जो है वो इतना गिरा दिया कि हमारी स्टील मिल जो है वो बैठ गई। और आज इंडिया हमसे क्यों आगे है? इंडिया जिसे आप नेरोवियन सोशलिज्म कहते हैं, वो क्या था कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री, उन्होंने तामीन जैसे उर्दू में कहते हैं या प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया। मुकाबले में उस वक्त तक नहीं लेके आए जब तक वो पैदा नहीं हुई, पैदा होकर जवान नहीं और तनोमंद नहीं। आज वहाँ जैगवर बन रही है, मर्सिडीज़ें बन रही हैं, दुनिया की हर बड़ी चीज़ बन रही है। और तो ये फ़र्क था। आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं, और आज जो इसके हल तलाश किए जा रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, वो भी एक किस्म की माशी खुदकुशी है। अल्लाह ताला हमें बेहतरी करने की तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क को बचाने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।